इस वीडियो में हम आपके लिए प्रतियोगिता दर्पण के जनवरी 2021 के संस्करण में से टॉप इंपोर्टेंट 80 एमसीक्यूज का वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, एक चीज क्लियर कर दूं, आप कंफ्यूज ना हों कि अभी जनवरी किस आया नहीं है और आप जनवरी किस का करंट अफेयर कैसे लेके आ गए हैं। तो दोस्तों, जो प्रतियोगिता दर्पण की जो बुक होती है, इसके ऊपर जैसे अभी दिसंबर महीने में आई है तो नेक्स्ट मंथ प्रिंट होगा इसके ऊपर जनवरी 2021, लेकिन जो करंट अफेयर होंगे वो पूरे नवंबर महीने का इसमें कवर होंगे। उसके साथ साथ दिसंबर के भी 4 से 5 तारीख तक के करंट अफेयर इसमें कवर होंगे। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया गया है? गंगा उत्सव 2020। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही राइट आंसर, जिसमें राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया गया था। यहाँ पर लोगो देख सकते हैं, गंगा उत्सव 2020 का इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन एवं जल शक्ति मंत्रालय ने साथ मिलकर गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस गंगा उत्सव का कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इसको 3 दिन के लिए वर्चुअली इसका आयोजन किया गया था। गंगा नदी के बारे में जागरूकता फैलाने और नदी को स्वच्छ और इसकी कायाकल्प करने की आवश्यकता के लिए वार्षिक रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 12वीं वर्षगांठ मनाई गई है गंगा स्वच्छ उत्सव की, क्योंकि 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं का संयुक्त मालाबार नौसेना अभ्यास कहां पर शुरू हुआ है? संयुक्त मालाबार नौसेना अभ्यास, तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में हाल ही में मालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण संपन्न हुआ था। यहाँ पे देखते हैं फोटो, ये 4 देश इसमें जो शामिल हो रहे हैं मालाबार अभ्यास में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच बंगाल की खाड़ी में 4 दिनों तक चलने वाला मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण वहां पर आरंभ हुआ था। 2007 के बाद क्वाड जो सदस्य राष्ट्र हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 गठबंधन सदस्य देश एक साथ इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। जब 1992 में मालाबार अभ्यास की शुरुआत हुई थी तो उसमें केवल भारत और अमेरिकी नौसेना ही इसमें द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेती थी, लेकिन उसके बाद जापान 2015 से इस अभ्यास में स्थायी सदस्य बन गया। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में नेपाल ने किसे सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है? नेपाल के द्वारा उनका क्या नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय सेना प्रमुख एम नरवाणे, यानी कि मनोज मुकुंद नरवाणे को मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है नेपाल के द्वारा। यहाँ फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर, मनोज मुकुंद नरवाणे। थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाणे को नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी के द्वारा नेपाली सेना के मानद जनरल पद से उनको सम्मानित किया गया, मानद जनरल पद से। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित राष्ट्रपति का जो आधिकारिक निवास है, वहां पर नेपाल के शीतल निवास जिसका नाम है, वहां पर इनको सम्मान समारोह में इनको सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में भारत व किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कैरेट 2020 का आयोजन किया गया? अमेरिका और किस देश के साथ? तो आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका और बांग्लादेशी नौसेना के बीच में हाल ही में एक अभ्यास हुआ था कैरेट 2020, जिसका आयोजन किया गया था। इस कैरेट 2020 का पूरा नाम हो जाएगा कोऑपरेशन अफ्लोट रेडिनेस एंड ट्रेनिंग बांग्लादेश 2020, यानी अमेरिका और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में यह आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट आता है यहाँ पर, हाल ही में 3 राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा बैच किस देश से भारत पहुंचा है हाल ही में? राइट आंसर ऑप्शन बी, फ्रांस से रवाना हुआ था 3 राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा बैच जो कि भारत पहुंच गया है। यहाँ आप देख सकते हैं राफेल का ये फोटो है स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 3 राफेल विमानों का दूसरा बैच भारत पहुंच चुका है, जिसके साथ ही अब भारतीय वायुसेना में राफेल विमानों की संख्या कितनी हो चुकी है? 8। इससे पहले भारत के पास 28 जुलाई को 5 राफेल जेट विमान आए थे, जो कि हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर उनको भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिया गया था। तो अब कुल मिलाकर भारत के पास 8 राफेल हो चुके हैं।
अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने वाला पहला देश बना है? वो खुद अपने आप पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी है, अमेरिका देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है हाल ही में। आप देख सकते हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका 4 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। इसके साथ ही अमेरिका 2015 में शामिल होने के बाद औपचारिक रूप से इस समझौते से बाहर होने वाला एकमात्र देश है, वो है अमेरिका, जो पेरिस जलवायु समझौते से हाल ही में बाहर हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में आयोजित वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन, राइट आंसर है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इस सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ साथ आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष, राइट आंसर है ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, इनका नाम है। स्क्रीन पर फोटो देखते हैं इनका, ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इससे पूर्व मोहम्मद मुश्ताक अहमद उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने गए थे। उसके बाद हॉकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड में फिर से शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में आयोजित हुआ संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहां पर आयोजित हुआ था? सागर कवच, राइट आंसर है ऑप्शन इसका ऑप्शन डी, उड़ीसा में आयोजित किया गया था संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, उड़ीसा के पारादीप तट पर 2 दिन तक चलने वाला संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच प्रारंभ हुआ था। अभ्यास जो ये अभ्यास था वह उड़ीसा राज्य और पश्चिम बंगाल सरकारों के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा था। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है सागर कवच का, कि जो 26/11 मुंबई हमले जैसे हमले आते हैं उन हमलों को रोकने के लिए अभ्यास करना था। भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, उड़ीसा पुलिस और स्थानीय मछुआरों के द्वारा इस अभ्यास में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2020 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर ए, 7 नवंबर को हाल ही में मनाया गया है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2020। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2020। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2020 भारत में प्रतिवर्ष 7 नवंबर को कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर कैंसर दूसरी सबसे घातक बीमारी है जो मौत का कारण बनती है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कोविड-19 पर टिल वी विन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? टिल वी विन, राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही के द्वारा उपयुक्त सभी जो है रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत लहारिया और गगनदीप कांग के द्वारा टिल वी विन, ये पुस्तक यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर फोटो, इसको लिखा गया है डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया, डॉक्टर गगनदीप कांग और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं के विशेष बलों ने कौन सा एक संयुक्त अभ्यास किया है? हाल ही में भारतीय सेना के तीनों सेनाओं के विशेष बलों ने, तो राइट आंसर है बुल स्ट्राइक नामक यह अभ्यास था जिसका हाल ही में तीनों सेनाओं के विशेष बलों ने इसका अभ्यास किया था। यहाँ पे स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इसका। अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के टेरेसा आइलैंड्स में 3 दिवसीय एक ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज कोड, इसका नाम रखा गया था, बुल स्ट्राइक का आयोजन किया गया था। यह अभ्यास तीनों सेवाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच अंतर को कम करना और तालमेल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसका आयोजन किया गया था, बुल स्ट्राइक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने जहाजरानी शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर ये, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाल ही में जहाजरानी शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। इसका अब नया नाम रखा गया है जहाजरानी शिपिंग मंत्रालय का।
इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जहाजरानी यानी कि शिपिंग मंत्रालय का नाम अब बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज रख दिया गया है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 नवंबर 2020 को गुजरात के हजीरा रोपैक्स टर्मिनल्स लॉन्च इवेंट और हजीरा और घोघा के बीच में एक रोपैक्स नौका सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के दौरान की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव, राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो बाइडेन। हाल ही में जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हराकर यह चुनाव जीत लिया है। ये इनका फोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो बाइडेन। इसके साथ जो पास में फोटो है ये है कमला हैरिस, जो वहां की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत और भारतीय मूल की अमेरिकी महिला बन गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जोसेफ रोबनेट बाइडेन जूनियर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। इसके साथ ही बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति भी बने हैं, जबकि 1992 में बिल क्लिंटन द्वारा जॉर्ज डब्ल्यू बुश को अपने पहले कार्यकाल के सत्ता से बाहर करने वाले दूसरे राष्ट्रपति भी बन गए हैं। इसके साथ ही बाइडेन की साथ ही कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत और भारतीय मूल की अमेरिकी महिला भी बनी है, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में इसरो ने 10 उपग्रहों के साथ कौन सा सैटेलाइट भेजा है? 10 उपग्रहों के साथ कौन सा सैटेलाइट भेजा है? आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, PSLV C49 को यहाँ पर लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इसका, PSLV C49। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा हाल ही में PSLV के 91वें मिशन को लॉन्च किया गया। इसके द्वारा साल 2020 में लॉन्च किया गया यह पहला मिशन है लॉकडाउन के बाद में। PSLV C49 EOS-01 के साथ प्रमुख रूप से 10 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। इसका जो लॉन्च किया गया ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कब से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है? फास्टैग, आंसर यहां पर ऑप्शन जाएगा इसका ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2020 से अब सभी वाहनों को फास्टैग लगाना वहां पर अनिवार्य हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, आप देख सकते हैं जो ये जहां पर जो टोल होते हैं वहां पर अब फास्टैग का उपयोग किया जाएगा 1 जनवरी 2021 से। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा एक अधिसूचना जारी की है जिसमें 1 जनवरी 2021 से पुराने वाहनों सहित सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। सरकार ने 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे जाने वाले नए 4 पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्टैग को अनिवार्य बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ हुआ है? पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ हुआ था। यहाँ पे स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। हम देखते हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले के निचले 39 गांवों में 17,480 लोगों को पानी प्रदान करने की करेगी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में पेमा खांडू हैं और राज्यपाल हैं BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की तेजपुर लीची को GI टैग मिला है? तेजपुर लीची, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, असम राज्य की है तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इस लीची का आप। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने असम की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिए जाने की घोषणा की है। हालांकि GI टैग सूची में लीची का नाम 2015 में शामिल था। GI टैगिंग के लिए 28 अगस्त 2013 को उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड द्वारा आवेदन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर यह असम राज्य से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मलयालम लेखक ने जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 उनको मिला है, जीता है? राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस हरेश इनका नाम है, जो कि एक मलयालम जिन्होंने हाल ही में जेसीबी साहित्य पुरस्कार जीता है, एस हरेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मलयालम लेखक एस हरेश ने अपने उपन्यास से उसका नाम है मोस्टेच मुस्टेच के जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है उन्होंने इसके लिए। इसका अनुवाद अंग्रेजी में जयश्री कलाथिल द्वारा किया गया और इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। साहित्य में दिया जाने वाला जेसीबी पुरस्कार भारत में सबसे महंगा साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार के तहत मलयालम लेखक को 25 लाख रुपए नगद और अनुवादक को 10 लाख रुपए अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इस वर्ष का हॉर्नबिल फेस्टिवल वर्चुअली आयोजित किया जाएगा, यह किस राज्य से संबंधित है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड राज्य से संबंधित है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसका आयोजन वर्चुअली रूप से किया जाएगा कोविड-19 के चलते। नागालैंड सरकार ने देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों के चलते इस वर्ष हॉर्नबिल महोत्सव वर्चुअली मनाने का फैसला किया है। इस महोत्सव को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। इसे हर साल 1 से लेकर 10 दिसंबर तक नागा जनजातियों की संस्कृति, विरासत, भोजन और रीति रिवाजों को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इस महोत्सव को राज्य की 16 जनजातियां एक साथ मिलकर अपनी परंपराओं नृत्य करके मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में कौन भारतीय राजनयिक शामिल हुए हैं? संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विदिशा मैत्रा इनका नाम है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में शामिल होने वाली भारतीय राजनयिक है। इनका फोटो है विदिशा मैत्रा। भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति में के लिए उनको चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है और न्यूयॉर्क के अंदर है, और उसके वर्तमान में अध्यक्ष महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस। हाल ही में पेरिस मास्टर टेनिस 2020 किस खिलाड़ी ने जीता है? पेरिस मास्टर टेनिस 2020, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डेनियल मेडवेडेव इनका नाम है। ये इनका स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, डेनियल मेदवेदेव, और जिन्होंने हाल ही में, ये रूस के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर पेरिस मास्टर 2020 का खिताब उन्होंने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक जल केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन किया है? जल केंद्र, आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक जल केंद्र की स्थापना की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। दोनों देशों के बीच जल से संबंधित अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए आभासी कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन किया गया। भारत की ओर से इस जल केंद्र का नेतृत्व आईआईटी गुवाहाटी और ऑस्ट्रेलिया की ओर से पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय ने किया था। यह जल केंद्र बाढ़, सूखा, जल सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, पानी का अधिक दोहन, पानी की गुणवत्ता का क्षरण आदि जैसे दोनों देशों के सामने आम जल चुनौतियों और मुद्दों से लड़ने के लिए मदद करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जबकि शिक्षक दिवस होता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, नवंबर 11 1888, फरवरी 22 1958 को इनका निधन हो गया था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हर साल 11 नवंबर को देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जो भारत का मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसने 11 सितंबर 2008 को शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के योगदान को चिन्हित करने के लिए उनके जन्मदिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की थी। अब वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल 2020 किस टीम के द्वारा जीता गया है? आईपीएल 2020, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई इंडियंस टीम के द्वारा लगातार दूसरे वर्ष आईपीएल को जीत लिया गया है।
यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स, जो कि पहली बार फाइनल पहुंची थी, उसको हराकर आईपीएल 2020 के सीजन अपने नाम कर लिया। आईपीएल 2019 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था मुंबई के द्वारा, और इस जीत के साथ ही लगातार 2 सीजन में जीतने वाली टीम बन गई है मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स के बाद। आईपीएल 2020 के कुछ प्रमुख पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। रोहित शर्मा को आईपीएल 2020 के फाइनल में गेम चेंजर ऑफ द मैच चुना गया था। ट्रेंट बोल्ट आईपीएल 2020 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब उनको दिया गया था। किंग्स 11 पंजाब के कप्तान केएल राहुल को ऑरेंज कैप दी गई थी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। गेम चेंजर ऑफ द सीजन केएल राहुल। दिल्ली कैपिटल्स के कगासी रबाडा को पर्पल कैप दिया गया, जो कि गेंदबाज को दी जाती है, और ऑरेंज कैप बल्लेबाज को दी जाती है। सीजन के उभरते खिलाड़ी में देवदत्त पडिक्कल, जो कि आरसीबी टीम के खिलाड़ी थे, और राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब हासिल किया था इस टूर्नामेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है? 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चीन के द्वारा हाल ही में 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इसका। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। चीन ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। यह 6G उपग्रह उन 3 चीनी उपग्रहों से एक था जिसे अर्जेंटीना की कंपनी सेटेलॉजिक द्वारा विकसित 10 वाणिज्यिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह चीन की लॉन्ग मार्च श्रृंखला का 351वां रॉकेट था। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा वहां की है रेनमिनबी। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उस लेखक का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। इनका फोटो है रस्किन बॉन्ड। भारत के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। भारत में बच्चों के साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए भारतीय बाल शिक्षा परिषद के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं रूम ऑन द रूफ, ब्लू अम्ब्रेला आदि हैं। इसके अलावा इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के 2020वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? राष्ट्र अध्यक्षों के 20वें सम्मेलन की अध्यक्षता। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए, रूस देश के द्वारा हाल ही में संघाई सहयोग संगठन परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों के 20वें सम्मेलन की अध्यक्षता रूस के द्वारा की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था इस बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें। हाल ही में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन कहां पर किया गया है? दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, वुहान, जो कि चीन में स्थित है। वहां पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन किया गया। स्क्रीन पर आप फोटो देख सकते हैं वहां का, इस एक्सपो का। मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में 11 नवंबर को दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया। इस साल के एक्सपो में वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग में सबसे अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें वुहान वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग का शहर बनने में मदद मिलेगी। तो दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन किया गया वुहान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 13 नवंबर को हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नेशनल आयुर्वेद डे, जो कि साल 2016 से हर वर्ष धन्वंतरी जयंती के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 5वां आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर 2020 को मनाया गया। इस वर्ष का आयुर्वेद दिवस, जो कि महामारी के प्रबंधन में आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को गुजरात और राजस्थान में बनाए गए 2 आयुर्वेद संस्थान, गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद शिक्षण
और अनुसंधान संस्थान और राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन उन्होंने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आत्मनिर्भर पैकेज 3 की घोषणा किसने की है? आत्मनिर्भर पैकेज 3। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आत्मनिर्भर पैकेज 3 की घोषणा यहां पर की गई है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय सेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी लॉन्च की, उसका क्या नाम है? नौसेना के द्वारा लॉन्च की गई है 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी, उसका क्या नाम है? आंसर का राइट है ऑप्शन ए, वागीर नाम से इस 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी को लॉन्च किया गया है। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इसका। भारतीय नौसेना ने दक्षिण मुंबई के मझगांव डॉक में 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर यहां पर लॉन्च की। वागीर भारत में बनाई जा रही 6 कलवरी श्रृंखला की एक पनडुब्बी है। इन पनडुब्बियों को फ्रांसीसी नौसेना और ऊर्जा कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया था। 6 पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। वागीर का नाम सैंडफिश के नाम पर रखा गया है। यह हिंद महासागर में सबसे गहरे समुद्र में रहने वाले शिकारी होते हैं। पहला वागीर पनडुब्बी को 1973 में कमीशन किया गया था। पहली वागीर पनडुब्बी रूस की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? यह किसे अवार्ड दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सादत हुसैन, सादत रहमान, सॉरी यहाँ पर सादत रहमान। यहाँ पर फोटो देख सकते हैं इनका, सादत रहमान का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, बांग्लादेश के सादत रहमान को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित साइबर बुलिंग को रोकने के लिए उनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन और एक मोबाइल ऐप है उनका साइबर टीन्स को विकसित करने में उनकी भागीदारी के लिए उनको दिया गया है। नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम स्थित बच्चों के अधिकार के लिए काम करने वाले संगठन किड्स राइट द्वारा 2005 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया जाता है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार सालाना उस बच्चे को दिया जाता है जिसने बच्चों के अधिकार को बढ़ावा देने और कमजोर बच्चों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए हों। तो सादत रहमान को दिया गया है इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन से मंत्रालय ने लोकल फॉर दिवाली अभियान चलाया था? लोकल फॉर दिवाली अभियान। आंसर राइट ऑप्शन डी, भारत की सरकार के वस्त्र मंत्रालय के द्वारा लोकल फॉर दिवाली अभियान को चलाया गया था। केंद्र वस्त्र मंत्रालय ने दिवाली के अवसर पर लोकल फॉर दिवाली नामक एक विशेष अभियान चलाया था। इस अभियान में भारतीय हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, जो देश की सांस्कृतिक विरासत होने के साथ साथ कई लोगों की आजीविका का साधन भी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हस्तशिल्प क्षेत्र महिला सशक्तिकरण का एक प्रमुख क्षेत्र है, क्योंकि इसमें लगभग 55% श्रमिक और कारीगर महिलाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहां पर खोला गया है? चंदन संग्रहालय। राइट आंसर ऑप्शन ए, मैसूर। मैसूर में खोला गया है भारत का पहला चंदन संग्रहालय। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं चंदन संग्रहालय का। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में अशोकपुरम स्थित एक अरण्य भवन में इसका स्थापन किया गया है। क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए इस संग्रहालय को स्थापित किया गया है। यह सरकार द्वारा चंदन उत्पादकों के लिए प्रदान की जाने वाली तकनीकी सहायता, पौधे की उपलब्धता, विपणन सुविधाओं, कीट नियंत्रण के उपायों और प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी प्रदान करेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वर्तमान में BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। ठीक है, तो मैसूर में खोला गया है भारत का पहला चंदन संग्रहालय। नेक्स्ट पॉइंट आता है रामसर साइट्स के बारे में। हाल ही में कीठम झील को रामसर साइटों में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? कीठम झील। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है यह कीठम झील, जिसे हाल ही में रामसर साइट में इसको शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा की कीठम झील, जिसे वहां पर सुर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, उसे हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में जोड़ दिया गया है। सुर सरोवर झील को 106 से अधिक प्रवासी पक्षियों का घर माना जाता है। इस झील का पानी आगरा नहर से मिलता है। यह नहर दिल्ली में यमुना नदी पर बने ओखला बैराज से निकलती है।
रामसर सूची होती है। इस सूची में इन स्थलों को शामिल करने का उद्देश्य होता है आर्द्र भूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना, बनाए रखना और वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण और उनसे पारिस्थितिक तंत्र के घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों को रखरखाव के माध्यम से मानव जीवन को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर रामसर साइट जो है, आप यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करके इस लिंक पर क्लिक करके इन सभी रामसर साइट्स की लिंक जो लिस्ट है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वर्तमान में अब रामसर साइट्स की संख्या हो गई है 41। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नवंबर 2020 में आयोजित 15वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, वियतनाम के प्रधानमंत्री के द्वारा 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फूक ने की थी। वियतनाम वर्ष 2020 के लिए आसियान का अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लोनार झील को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? रामसर साइट्स लोनार झील। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है यह लोनार झील। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इस झील का फोटो देख सकते हैं, लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले की लोनार झील को रामसर साइट्स में हाल ही में शामिल किया गया है। कई हजार साल पहले बोसाल्ट बेडरोल पर उल्कापिंड के प्रभाव से लोनार झील का निर्माण हुआ था। झील के आसपास 365 हेक्टेयर का क्षेत्र जो है वो करीब 77.69 हेक्टेयर में फैला हुआ है और को वर्ष जून 2020 में वन्य जीव अभयारण्य भी घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही रामसर साइट्स की संख्या अब हो चुकी है 41। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री, राइट आंसर ऑप्शन सी, नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। इनका फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर, नीतीश कुमार। जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार ने 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने पटना के राजभवन में स्थित नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा विधायक दल के नेता तार किशोर प्रसाद और उप नेता रेणु देवी को नया उप मुख्यमंत्री बनाया गया है दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 F1 रेस यानी कि लुइस हैमिल्टन के द्वारा ही जीती गई है यह ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस। ये स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, लुइस हैमिल्टन ने ही तुर्की के इस्तांबुल पार्क में आयोजित तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है। इस सत्र की उनकी 10वीं जीत है और कैरियर की यह 94वीं जीत थी इनकी लुइस हैमिल्टन की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने वर्ष के अंत में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी की ट्रॉफी को 6ठी बार जीत लिया है? उस टेनिस खिलाड़ी का नाम क्या है जो कि वर्ष के अंत में जो सूची बनाई जाती है जिसमें खिलाड़ियों की, उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। ये इनका फोटो है, नोवाक जोकोविच। सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को 15 नवंबर 2020 को वर्ष 2020 के अंत में तक विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने के लिए एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी इनको दी गई, जिसके बाद वह 6ठी बार ट्रॉफी को पाने वाले पीट सैम्प्रास के बाद टेनिस इतिहास के एकमात्र दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जो लगातार 6 वर्षों में जिन्होंने 6 बार ये ट्रॉफी जीती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहां पर किया गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात के केवड़िया में है और स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहां पर किया गया था? तो आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान राज्य में स्थापित की गई है स्टैच्यू ऑफ पीस। अब देखते हैं इसका स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इस स्टैच्यू ऑफ पीस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के सम्मान में बनाई गई शांति की प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। राजस्थान के पाली जिले में जैतपुरा में, राजस्थान की एक पाली जिला है वहां पर जैतपुरा में
विजय वल्लभ साधना केंद्र में आचार्य श्री वल्लभ सूरी की 151वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी के द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसकी लंबाई 151 इंच यानी 12.6 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। इसका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है? उस एजेंसी का क्या नाम है? स्पेस एजेंसी का राइट आंसर ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो कि एक अमेरिका की एक निजी स्पेस एजेंसी है, इन 4 यात्रियों को उन्होंने हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन भेजने की तैयारी की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड टॉयलेट डे राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 नवंबर को हाल ही में वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया था। 19 नवंबर वर्ल्ड टॉयलेट डे। वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस जो कि विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 2001 में की गई थी विश्व शौचालय दिवस को मनाने की विश्व शौचालय संगठन के द्वारा। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा आधिकारिक रूप से यह घोषित किया गया था। इस वर्ष इसकी थीम रखी गई थी इस कार्यक्रम की सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। इस विषय वस्तु रखा गया था इस बार का विश्व शौचालय दिवस। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में वर्चुअली आयोजित ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, रूस के राष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। यहाँ फोटो देख सकते हैं ब्रिक्स का जो 12वां सम्मेलन हुआ था उसकी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। यह शिखर सम्मेलन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था और भारत 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। यह तीसरी बार होगा जब भारत इसमें शामिल होने के बाद से ब्रिक्स अध्यक्ष का पद संभालेगा। इससे पहले भारत 2012 और 2016 में अध्यक्ष रह चुका है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में मालाबार नौसेना अभ्यास का दूसरा चरण कहां पर आयोजित हुआ? दूसरा चरण राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अरब सागर में। इससे पहले जो पहला चरण हुआ था वो बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। दूसरा चरण उत्तरी अरब सागर में आयोजित हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं 4 देश हैं जो इसमें शामिल हुए हैं इस नौसेना के संयुक्त अभ्यास में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच में बंगाल की खाड़ी में 4 दिनों तक मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण हुआ था बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, दूसरा चरण जो है यह अभी मालाबार अभ्यास 2020 का, यह उत्तरी अरब सागर में 17 से 20 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट में भारत के परम सिद्धि जो भारत का सुपर कंप्यूटर है उसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर को राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। भारत को टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की सूची में 63वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। भारत का सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में 63वीं रैंक हासिल करी है। परम सिद्धि सीडैक में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना महामारी के कारण फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 को रद्द कर दिया गया है। इसका आयोजन कहां पर होना था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आयोजन भारत में होना था फरवरी 2021 में। कोरोना महामारी के चलते अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 को रद्द कर दिया गया है, जिसका आयोजन भारत में होना था। इसके अलावा भारत को अब 2022 में विश्व कप के संस्करण की मेजबानी करने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी भवन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? जीएसटी भवन राइट आंसर ऑप्शन ए है यहाँ पर, पंचकुला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क संगठन बोर्ड यानी कि सीबीआईसी के अध्यक्ष
एम अजीत कुमार ने बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर हरियाणा के पंचकुला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। यह पंचकुला में केंद्र के जीएसटी के कार्यालयों का भवन होगा। इसे लगभग 31 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020। राइट आंसर है भारत को ऑप्शन ए 77वां स्थान भारत को यहाँ पर प्राप्त हुआ है विश्व रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, भारत को व्यापार रिश्वत जोखिम की वैश्विक सूची ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में 77वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। इससे पहले 2019 में भारत को 78वां स्थान प्राप्त हुआ था। भारत ने इसमें एक स्थान की छलांग लगा के 77वां स्थान भारत ने इसमें प्राप्त किया है। यह भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और चीन के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस स्कॉटिश लेखक ने बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? बुकर पुरस्कार 2020। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए डगलस स्टुअर्ट ने हाल ही में बुकर पुरस्कार 2020 को जीता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ये इनका फोटो है और ये इनकी जो बुक है जिसकी वजह से इनको बुकर अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट ने कथा साहित्य के लिए, फिक्शन के लिए उनको साल 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है। उन्हें उनके पहले उपन्यास शुगी बैन नाम है जिसके लिए सम्मानित किया गया। इनको 44 वर्षीय स्टुअर्ट दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार जीता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में G20 का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? G20 का 15वां शिखर सम्मेलन, आंसर ऑप्शन बी है सऊदी अरब देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था G20 का 15वां शिखर सम्मेलन। यहाँ आप देख सकते हैं सऊदी अरब के सुल्तान है। 15वां G20 शिखर सम्मेलन सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। सऊदी अरब के सुल्तान है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने कोविड-19 महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन को रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल विषय के साथ इसको आयोजित किया गया था। इटली जो है वो 16वें G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंडमान सागर में आयोजित त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2020 किन देशों के मध्य हुआ? सिटमैक्स, आंसर इसमें हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। सिटमैक्स अभ्यास जो हाल ही में आयोजित किया गया है यह 3 देशों के मध्य आयोजित किया गया था जिसमें भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, तीनों देशों का संयुक्त रूप से एक यह समुद्री अभ्यास था सिटमैक्स। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। सिटमैक्स इंडियन नेवी पार्टिसिपेट इन 2 days ट्री लेटर्स एक्सरसाइज इन अंडमान सी। यहाँ आप देख सकते हैं भारत, सिंगापुर और थाईलैंड तीनों ही देशों का त्रिपक्षीय एक समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है सिटमैक्स। दूसरा संस्करण अंडमान सागर में आयोजित किया गया था। अभ्यास के 2020 संस्करण की मेजबानी रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में वैश्विक ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, वैश्विक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है रहने के लिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हांगकांग। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। वैश्विक ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार हांगकांग शहर सबसे महंगा शहर है रहने के लिए। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने साल 2020 के दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग जारी कर दी है जो उनकी जीविका लागत पर आधारित है। सूचकांक में 133 शहरों पर इसमें तैयार किया गया था ये सर्वे, जिसमें हांगकांग पहले स्थान पर रहा, पेरिस दूसरे स्थान पर और ज्यूरिख तीसरे स्थान पर सबसे महंगे शहर रहे। वहीं अगर सबसे सस्ते शहरों की बात की जाए तो दशमिक जो सीरिया का है, टास्केंट उज्बेकिस्तान का और लुसाका जाम्बिया इन सूची में सबसे सस्ते शहरों में अंतिम 3 स्थान पर रहे थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय नवजात सप्ताह कब मनाया गया है? राष्ट्रीय नवजात सप्ताह, आंसर है ऑप्शन ए 15 से लेकर 21 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय नवजात सप्ताह मनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा भारत के प्रत्येक वर्ष 15 से 21 नवंबर के दौरान राष्ट्रीय नवजात
सप्ताह 2020 मनाया जाता है? राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 का विषय रखा गया था हर स्वास्थ्य केंद्र और हर जगह हर नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता और गरिमा। यह इसका मुख्य विषय रखा गया था, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 15 से 21 नवंबर। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच एक संयुक्त रूप से कौन सा समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया था? भारत और सिंगापुर का। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, सिम्बेक्स। सिम्बेक्स अभ्यास है यह एक संयुक्त रूप से जो कि समुद्री अभ्यास है, ये भारत और सिंगापुर के देश की नौसेना के बीच में आयोजित किया जाता है। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 20 के 27वें संस्करण का आयोजन 23 से लेकर 25 नवंबर 2020 को अंडमान सागर में किया गया था। भारतीय नौसेना सिम्बेक्स के 2020 संस्करण की मेजबानी कर रहा है। अगला क्वेश्चन आता है इसमें। हाल ही में कौन से देश ने एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? एपेक्स शिखर सम्मेलन, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मलेशिया। मलेशिया ने हाल ही में एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। यहाँ फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2020 इकोनॉमिक्स लीडर की बैठक मलेशियाई प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। यह पहला मौका था जब सभी 21 एपेक इकोनॉमिक लीडर्स 19 कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअली बैठक में शामिल हुए थे। एपेक समिट 2021 की मेजबानी न्यूजीलैंड करेगा। ठीक है, और अभी तो जो की है वो मलेशिया के प्रधानमंत्री ने की है, 21 में होने वाली की न्यूजीलैंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत को कौन से वर्ष के लिए G20 की मेजबानी दी गई है? भारत को G20 की मेजबानी, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। भारत को 2023 के लिए G20 की मेजबानी दी गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत 2023 में होने वाले G20 ग्रुप के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत 2022 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला था, लेकिन भारत और इंडोनेशिया ने G20 के अपने मेजबानी वर्ष में अदला बदली की, क्योंकि इंडोनेशिया को 2023 में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों यानी आसियान की अध्यक्षता भी करनी थी। इस वजह से उन्होंने इस चलते बदलाव किया है। इसके बाद अब G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2021 में इटली करेगा, 22 में इंडोनेशिया और 23 में भारत और 24 में ब्राजील करेगा। अगला क्वेश्चन आता है। हाल ही में भारत का पहला मॉस गार्डन कहां पर विकसित किया गया है? मॉस गार्डन, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला मॉस गार्डन स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड वन विभाग ने नवनिर्मित मॉस गार्डन को लोगों को समर्पित किया है। इस गार्डन के संदर्भ में दावा किया जा रहा है कि यह देश का पहला ऐसा उद्यान है जो कुमायूं के नैनीताल जिले में 10 हेक्टेयर में फैला है। मॉस गार्डन, जिसे बनाने में लगभग 1 साल का समय लगा था, का उद्घाटन वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, प्रसिद्ध जल संरक्षण कार्यकर्ता, ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हाल ही में आयोजित एटीपी टूर फाइनल्स 2020 किसने जीता है? एटीपी टूर फाइनल्स जो कि टेनिस टूर्नामेंट है, इसको किसने जीता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, डेनियल मेदवेदेव ने इस फाइनल्स को जीता है, एटीपी टूर्स फाइनल्स को। यहाँ फोटो देख सकते हैं इनका, डेनियल मेदवेदेव। टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के खिलाड़ी हैं, उन्होंने हाल ही में डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं, उनको लंदन में आयोजित 2020 एटीपी टूर फाइनल्स जीत लिया है। यह उनके कैरियर का सबसे बड़ा खिताब है। 24 वर्षीय खिलाड़ी इस वर्ष विश्व रैंकिंग में 4थे स्थान पर रहेंगे, डेनियल मेदवेदेव। अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन से टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दोगुनी करने पर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? उस टाइगर रिजर्व का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को और उत्तर प्रदेश वन विभाग को बाघों की संख्या दोगुना करने पर 10 वर्षों के लक्ष्य को मात्र 4 वर्षों में हासिल करने के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार T/2 यानी कि T गुणा 2 प्रदान किया गया है। T/2 का लक्ष्य टाइगर टाइम्स 2 था, जिसमें बाघों को दोगुना करना होता है, और जो कि जंगली बाघों को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस टाइगर रिजर्व में 2014 में 25 बाघ थे और 2018 में बाघों की संख्या बढ़कर 65 हो गई थी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में तेज चक्रवाती तूफान आया था, उसका क्या नाम था? उस चक्रवाती तूफान का क्या नाम है?
आंसर है ऑप्शन ए, निवार। निवार नामक एक चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में हाल ही में आया था। चक्रवात वर्तमान में पुदुचेरी से लगभग जो है वो 410 किलोमीटर और चेन्नई से 450 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में आया था। यह बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में निवार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, हाल ही में किस देश ने चांद से सैंपल लेने के लिए एक ऐतिहासिक चांद ई मिशन लॉन्च किया है? चांद से सैंपल लाने के लिए उस देश का क्या नाम है? ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा चीन से। चीन से सैंपल लाने के लिए चांद ई मिशन को लॉन्च किया गया है। चीन ने पहली बार चांद पर नमूनों को एकत्र करने के लिए ऐतिहासिक मून मिशन चांग ई 5 को लॉन्च किया है। चांग ई 5 यह 40 वर्षों से अधिक वर्षों में दुनिया का पहला मून सैंपल मिशन है। अब तक केवल 2 राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ चांद नमूना एकत्रित करने में कामयाब रहे हैं। आखिरी मिशन 1976 में सोवियत संघ का मिशन था। चांग ई 5 यहाँ देख सकते हैं, इस जर्नी टू मून, यहाँ पर चांद से यह नमूनों को एकत्रित करने के लिए भेजा गया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया है? संविधान दिवस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए, 26 नवंबर को हर वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर। कॉन्स्टिट्यूशन डे या कह सकते हैं संविधान दिवस भारत में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन 1949 में संविधान को अपनाया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, जिससे भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। 19 नवंबर 2015 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती के साल भर मनाने के दौरान भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी गई थी 2015 में। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन कौन बने हैं हाल ही में? राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले उनका नाम है, जो कि हाल ही में ICC के नए चेयरमैन बने हैं। ऑकलैंड के कॉमर्शियल वकील और वर्ष 2012 से न्यूजीलैंड क्रिकेट के निदेशक ग्रेग बार्कले को दूसरे चरण में मतदान के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष उनको बना दिया गया। वे अब शशांक मनोहर का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में मशहूर फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का निधन हुआ है। वे किस देश से के खिलाड़ी थे? डिएगो मैराडोना। राइट आंसर ऑप्शन बी, अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे, प्रसिद्ध खिलाड़ी डिएगो मैराडोना, जिन्हें हाल ही में इनका निधन हो गया है। महानतम फुटबॉल खिलाड़ी में शुमार डिएगो मैराडोना का निधन हो गया है, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। 1986 विश्व कप उन्होंने जीता था। उस समय डिएगो टीम के कप्तान थे, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से टीम को जीत दिलाते हुए अहम योगदान दिया था। अपने क्लब कैरियर में उन्होंने बार्सिलोना और नेपोली के लिए वो खेले थे। डिएगो मैराडोना, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मलयालम फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? उस फिल्म का क्या नाम है? मलयालम फिल्म। राइट आंसर ऑप्शन ए, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू मूवी, जो कि एक मलयालम फिल्म है, जिसे हाल ही में इसके निर्देशक हैं लिजो जोस पेलिसरी द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को 93 एकेडमी अवार्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। जल्लीकट्टू गुरु 1997 और एडविंटे मकन अब्बू 2011 के बाद तीसरी मलयालम फिल्म है जिसको ऑस्कर के लिए देश की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। यह किस राज्य में स्थित है अयोध्या हवाई अड्डा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में स्थित है यह अयोध्या हवाई अड्डा, जिसका नाम हाल ही में बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा हाल ही में क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन ने हाल ही में इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया है। प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार भारत ने व्यवहारिक रूप से 2020 के पहले के जलवायु कार्य लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 माना है? वर्ड ऑफ द ईयर 2020
राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वारंटाइन शब्द को हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर के लिए इसको चुना है, क्वारंटाइन शब्द। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसे लोकसभा महासचिव नियुक्त किया है ओम बिरला के द्वारा? तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। उत्पल सिंह को हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा महासचिव नियुक्त किया है उनको। ये इनका फोटो है, देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आता है, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बताया गया है? यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020। तो राइट आंसर है पाकिस्तान का लाहौर दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर माना गया है इस यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में। वहीं अगर भारत की बात करें तो इसमें दूसरे स्थान पर जो स्थान है वो नई दिल्ली है, तीसरे स्थान पर नेपाल की राजधानी काठमांडू को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ का महानिदेशक कौन बना है? सीमा सड़क संगठन, राइट आंसर ऑप्शन ए राजीव चौधरी को हाल ही में सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन का 27वां महानिदेशक बनाया गया है। वे लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह के स्थान पर उनकी नियुक्ति की गई है। बीआरओ जो होता है इसका मुख्य काम होता है वो पाकिस्तान और चीन की सीमा से लगे सीमावर्ती इलाकों सहित सभी सीमा सड़कों के निर्माण करना, रखरखाव और जिम्मा संभालता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्वारे आपके अभियान को बड़े पैमाने पर उन्होंने शुरू किया है? द्वारे आपके अभियान, राइट आंसर ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा द्वारे आपके अभियान एक कार्यक्रम अभियान को बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा अपनी 11 राज्य की 11 कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना और इसका लाभ उठाने की मदद करने के लिए द्वारे सरकार योजना को उन्होंने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में 80वां पीठासीन अधिकारियों का शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? पीठासीन अधिकारियों का शिखर सम्मेलन, राइट आंसर इसमें है ऑप्शन बी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि गुजरात के केवड़िया में इसकी आयोजन किया गया था इस पीठासीन अधिकारियों के शिखर सम्मेलन का। इस सम्मेलन की मुख्य थीम रखी गई थी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण समन्वय, सशक्त लोकतंत्र की कुंजी। प्रधानमंत्री मोदी 26 नवंबर 2020 को 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों सम्मेलन समापन सत्र को आभासी तौर पर उन्होंने संबोधित किया वहां पर। और यह 2 दिवसीय सम्मेलन 25 नवंबर को गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश के चुनाव में आंग सान सू की के दल ने बहुमत हासिल किया है? आंग सान सू की, राइट आंसर है ऑप्शन सी म्यांमार देश की आंग सान सू की ने वहां पर लगातार दूसरी बार उनके दल ने सबसे ज्यादा मतलब बहुमत हासिल किया है। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, म्यांमार में सत्तासीन आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने दूसरी बार सत्ता में वापसी कर ली है। जो म्यांमार इसका उच्च सदन जो है वो हाउस ऑफ नेशनलिटीज कहलाता है और निम्न सदन जो होता है वह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन के तहत पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों से अधिसूचित फलों व सब्जियों के परिवहन पर कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी है 50% की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना किस राज्य ने शुरू की है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, राइट आंसर ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती के अवसर पर गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों को उचित पोषण देने के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को शुरू किया गया 19 नवंबर को। इस योजना में महिलाओं को 5 चरणों में 6,000 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS को लॉन्च किया है? आंसर है भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था हाल ही में EOS को। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 7 नवंबर को प्रक्षेपित किया। इसरो ने अपनी PSLV C49 प्रक्षेपण यान के द्वारा भारत के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया था।
यह उपग्रह कृषि, वानिकी, आपदा प्रबंधन सहायता में उपयोग होने वाला एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होगा। यह पीएसएलवी का 51वां अभियान था और लॉकडाउन के बाद भारत के इसरो का पहला अभियान था यह। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए हो तो पीडीएफ का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां सारे पीडीएफ आपको एक ही जगह उपलब्ध मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।